दोस्तों नमस्कार। आज भारत सरकार ने अपना बजट पेश किया। बहुत सारे आंकड़े हैं, लेकिन जैसा मैं अक्सर कहा करता हूं आपसे कि आप कुछ मुख्य आंकड़ों पर फोकस करिए ताकि पूरी तस्वीर आपको कम से कम आंकड़ों में समझ में आ जाए। इसी तरह के कुछ आंकड़ों की चर्चा हम आने वाले दिनों में भी करेंगे। आज जो सबसे इंपॉर्टेंट चर्चा जो मैं आपके सामने कर रहा हूं, वो ये कि भारत सरकार का जो ब्याज है वो कितना है और जो हम उधार ले रहे हैं क्या वो सही दिशा में जा रहा है या वहां पे कोई खतरे के सिग्नल है। इसी चर्चा को आज हम आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों इसीलिए निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि जो आंकड़े मैं आपके सामने रख रहा हूं ये मेरे नहीं है, ये भारत सरकार के अपने आंकड़े हैं। और इनकी चर्चा जब मैं आपसे करूंगा तो आपको समझ में आएगा कि जो टैक्स हम देते हैं, जो भारत की सरकार अलग अलग माध्यम से पैसा इकट्ठा करती है, वो जाता कहां है, क्यों हम देश को आत्मनिर्भर बनाने की तरफ जो बढ़ रहे हैं उसमें दिक्कतें आ सकती हैं। इन सब बातों की हम चर्चा करेंगे। इसीलिए मैं आपके सामने ओरिजिनल डेटा लेके आया हूं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके आया हूं, ताकि लोग ये ना कहें कि साहब ये आंकड़े आप कहां से लाए। ये आंकड़े बकायदा 2026 आज की तारीख में जो संसद में रखे गए आंकड़े हैं, ये वो आंकड़े हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने रखे। सबसे पहले हम ये चर्चा करेंगे कि आफ्टर ऑल रुपया आता कहां से, क्योंकि अगर पैसा होगा तो देश चलेगा, घर चलेगा, परिवार चलेंगे, क्योंकि संसाधन तो चाहिए। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारा जो रेवेन्यू आता है, कॉर्पोरेशन टैक्स कंपनियों से आता है। इसका मतलब अगर हमारी कंपनियां अच्छा काम करेंगी तो ये टैक्स बढ़ता है। इनकम टैक्स, अगर लोगों की आमदनी बढ़ेगी तो इनकम टैक्स बढ़ता है। कस्टम्स, अगर हमारे यहां व्यापार बढ़ता है तो कस्टम ड्यूटी आती है। एक्साइज ड्यूटी, जैसा हमें पता है पेट्रोल और लीकर, टोबैको जो सिन गुड्स है उसमें एक्साइज ड्यूटी भी है। जीएसटी, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जीएसटी कंजम्पशन टैक्स है, एक हिसाब से वो भारत के लिए काम आता है। और नॉन टैक्स रेवेन्यू जो आप अलग अलग रूप में, रिसीट के रूप में, फाइन के रूप में, फीस के रूप में जो देते हैं, जो टैक्स नहीं है, वो सब नॉन टैक्स रेवेन्यू क्लासिफिकेशन में आता है। नॉन डेट कैपिटल रिसीट, ये वो है जो भारत सरकार की कंपनियां सरकार को देती हैं एज ए डिविडेंड के रूप में, और ये भी डिविडेंड के रूप में आता है। ये आंकड़ा 24% आता है बोरिंग एंड लाइबिलिटीज का, उधार का। कहने का मतलब है अगर 100 रुपए है, अगर आप सबसे ज्यादा सोर्स देखें तो यहां पे कौन सी चीज है, आपका जो घर चल रहा है ना, वो उधार से चल रहा है। सबसे ज्यादा जो आपके खर्चे का बोझ कोई उठा रहा है तो वो है उधार। अब सवाल इस बात का है कि जब आप इतना उधार ले रहे हैं तो फिर ये पैसा जा कहां रहा है, इसको भी हम समझ लेते हैं। आपका जो पैसा है पेंशन में जा रहा है 2%, सेंट्रल स्कीम जो है सरकार की 17% उसमें जा रहा है, सब्सिडीज में 6% जा रहा है, डिफेंस में करीब 11% जा रहा है, इंटरेस्ट पेमेंट में 20% जा रहा है, और स्टेट का जो शेयर है वो है 22%। फाइनेंस कमीशन ने जो कहा कि स्टेट को देना है वो 7%, और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड जो स्कीम है उसमें 8%। कहने का मतलब यह है दोस्तों, आपका जो 1 रुपया है उसमें से 20 पैसे ब्याज में जा रहे हैं। नंबर को ध्यान से देखिएगा, आप 20 पैसे ब्याज में दे रहे हैं और उस ब्याज को चुकाने के लिए आप 24 पैसे का उधार और ले रहे हैं। इसका मतलब हम क्या कह रहे हैं, इस आंकड़े को समझना जरूरी है और इसकी चर्चा हम करेंगे। इसको ध्यान से देखिएगा। उस पे जाने से पहले हम अगर ये देखें कि जो सरकार कह रही है सब कुछ ठीक है, तो रिसीट का क्या हाल। कैपिटल रिसीट, हमने ये सोचा था कि साहब 24-25 में जो एक्चुअल हुआ था हम उससे ज्यादा कमाएंगे, 16.4%, 16.4 लाख करोड़। हम कहां पहुंचे, 16.2 में। हम वहीं के वहीं हैं जहां 24 में थे, 25 में कोई तरक्की नहीं हुई। हमने इतना खर्चा किया, इतना इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन कैपिटल रेवेन्यू हमें नहीं मिला। हम रेवेन्यू रिसीट की बात कर लेते हैं। 30 लाख करोड़ का हमने 34 बनाया, हम वो भी नहीं कर पाए, हम 33 पे रुक गए। इस बार हम बात कर रहे हैं 35 की।
अब सवाल इस बात का है कि यहां तो ट्रम्प फैक्टर था, पूरी दुनिया में गड़बड़ थी। अब जो हमने इतना एम्बिशियस टारगेट लिखा है कि हम 2 लाख करोड़ एक्स्ट्रा कमाएंगे या रेवेन्यू जनरेट करेंगे, क्या हालात बदल गए हैं? इस समय तो हमने काफी कुछ यूएस को एक्सपोर्ट किया था। अब जिस तरह से परिस्थितियां हैं, क्या हम उसमें उस टारगेट को मीट कर पाएंगे, इसको देखना होगा। और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर था, इसको हमें समझना होगा। हमने कहा था कि हम 15.5 लाख करोड़ इन्वेस्ट करेंगे, हम 14 कर पाए, कारण हमारे पास पैसा नहीं था। अब हम कह रहे हैं कि हम 17 लाख करोड़ से ऊपर खर्चेंगे, हम ले रहे हैं उधार। अगर आप ध्यान से देखें उधार कहां जा रहा है, तो ये डे टू डे खर्चे में जा रहा है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट में नहीं जा रहा है। जो हम फ्री सब्सिडीज बांट रहे हैं, रेवड़ियां बांट रहे हैं इलेक्शन के लिए, ये खर्चा वहां जा रहा है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करें, हम चाहते थे कि करीब 40 लाख करोड़ के आसपास हम खर्चा करेंगे, हम 38 के आसपास कर पाए, पैसा नहीं था। अब हम कहते हैं हम 41 करेंगे, पैसा कहां से आएगा, ये भी हमें समझना होगा। अब सवाल इस बात का है कि हमारा मेन खर्चा कहां जा रहा है? ट्रांसपोर्ट, डिफेंस, रूरल डेवलपमेंट। ट्रांसपोर्ट में आप समझ लीजिए कि हाईवेज और रेलवेज, इसको आप देख लेंगे। डिफेंस, रूरल डेवलपमेंट, होम अफेयर्स मतलब लॉ एंड ऑर्डर, एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज सब्सिडी के रूप में, मेनली फर्टिलाइजर। एजुकेशन में हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं, क्या हम स्किल ले पा रहे हैं, ये अपने आप में एक सवाल है। एनर्जी सिक्योरिटी यहां जरूरी है क्योंकि हमें फ्यूल का पैसा देना पड़ रहा है। हेल्थ, हम फ्री हेल्थ केयर की बात कर रहे हैं, हेल्थ इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं। अर्बन डेवलपमेंट, आईटी एंड टेलीकॉम, कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज एंड सोशल वेलफेयर, हम कहते हैं हम सोशल वेलफेयर की बात कर रहे हैं। साइंटिफिक डिपार्टमेंट्स, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, टैक्स कलेक्ट करने के लिए हमें 45,000 करोड़ रुपए खर्चना पड़ रहा है। आप सोचिए, टैक्स कलेक्शन, इतना कुछ ऑटोमेशन होने के बाद भी 45,000 करोड़ रुपए खर्चते हैं हम, ताकि हम टैक्स ढंग से इकट्ठा कर सकें। मतलब हमें बकायदा पकड़ पकड़ के टैक्स निकालना पड़ रहा है। एक्सटर्नल अफेयर्स, फाइनेंस मिनिस्ट्री का एंड डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में करीब 6,800 करोड़। मुद्दा क्या है दोस्तों? मुद्दा बहुत सिंपल है। इस समय जो हमारा जो डेफिसिट है, हम कह तो रहे हैं कि करीब कम है, लेकिन 17 लाख करोड़ रुपए का डेफिसिट है, इसको समझना। उसमें से इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो 14 लाख है। जो हमारा 26% जितना हम टैक्स इकट्ठा कर रहे हैं उसका 26% हम ब्याज में दे रहे हैं। और अगर हम ध्यान से देखें तो 16 लाख करोड़ रुपए है। मतलब हम न्यू बोरोइंग टू पे ओल्ड लोन्स, हम पुराना खर्चा चुकाने के लिए, उधार चुकाने के लिए हम और लोन ले रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आर वी हेडिंग फॉर डेट ट्रैप। क्योंकि अगर हमारी ग्रोथ स्लो होती है तो रेवेन्यू कम आएगा, लेकिन ब्याज उतना का उतना है। अगर हमारी ग्रोथ स्लो हुई तो हमारा ब्याज बढ़ जाएगा, हमारा जो डेवलपमेंट पे पैसा जाना चाहिए था वो ब्याज में निकल जाएगा, सूद में निकलेगा। और ये एक चिंता की बात है। इसका मतलब ये है कि हमें जो समझने की बात है वो ये दोस्तों, कि हम जो बात कर रहे हैं रेवेन्यू डेफिसिट की, ये आज की बात नहीं है। हम करीब 6 लाख करोड़ रुपए डे टू डे खर्चे के लिए हम उधार ले रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हम इतना पैसा नहीं जनरेट कर पा रहे कि हम देश चलाने के लिए डे टू डे खर्चा निकाल सकें। ये चिंता की बात है। मैं इसीलिए कह रहा हूं ये डेट ट्रैप की तरफ हम क्या बढ़ रहे हैं। हम आंकड़ों में जाएं, जीडीपी का इतना है उतना है, इसको छोड़ दीजिए, मुद्दे की बात करिए कि क्या हम अपनी ईमानदारी से जो कमाई है उससे हम क्या देश चला पा रहे हैं? हम नहीं चला पा रहे। इसका मतलब ये है 4.5 लाख करोड़ रुपए हम दे रहे हैं सब्सिडी में। किसमें? फूड, फर्टिलाइजर, पेट्रोलियम, जो सब्सिडी बर्डन है 4.5 लाख। तो कुल मिला के अगर आप ये देखें तो ये आपके ऊपर है। और जो लो टैक्स बेस है, सिर्फ 8 करोड़ हिंदुस्तानी है जो डायरेक्ट इनकम टैक्स देते हैं। 140 करोड़ में से सिर्फ 8 करोड़ लोग हैं जो टैक्स देते हैं। और जीएसटी जो है, जो बढ़ना चाहिए, वो भी घट रहा है, क्योंकि जीएसटी कंजम्पशन टैक्स है। जब कंजम्पशन घटेगी तो जीएसटी घटने लगता है।
एब्सोल्यूट नंबर में अलग है, मैं ग्रोथ रेट की बात कर रहा हूं। इसका मतलब जिस तरह से आम आदमी की आमदनी बढ़नी चाहिए वो जीएसटी में रिफ्लेक्ट होना चाहिए ताकि उसकी कंजम्पशन बढ़ रही है, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो रहा है, वो नहीं देख रहा है। ये सरकार के ही आंकड़े, मेरे नहीं है, इसीलिए मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो अगर हम देखें तो एक्चुअली पैसा जा कहां रहा है, जैसा मैंने कहा 26% जा रहा है ब्याज में, 8.5% जा रहा है सब्सिडी में, जो स्टेट्स को जा रहा है वो 15%, डिफेंस में जा रहा है 7% और कैपिटल एक्सपेंडिचर में जा रहा है 12%। इसका मतलब वी स्पेंड मोर ऑन पास्ट लोन ऑन बिल्डिंग फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चर। हम लोन चुकाने में ज्यादा पैसा लगा रहे हैं, ना कि देश का भविष्य बना रहे हैं। और अगर खुदा ना खास्ता अंतर्राष्ट्रीय डेवलपमेंट जिस तरह से है, रुपये का डिवैल्यूएशन और हुआ, हमारा एक्सपोर्ट पे अगर असर आया तो ये बैठे बैठाए जो खर्चा बढ़ जाता है, इससे हालत और खराब हो जाएगी। इसीलिए भारत सरकार को इकोनॉमी पे बहुत सीरियसली ध्यान देना चाहिए। प्रधानमंत्री जी जितना ध्यान पॉलिटिक्स में दे रहे हैं, अगर उतना ही ध्यान अगर वो इकोनॉमी में दे दें तो शायद हम कुछ चीजों को सुधार पाएंगे। पॉजिटिव साइड भी है, जैसा हम कह रहे हैं कि भाई कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो 12 लाख करोड़ के आसपास होगा। ये बात अलग है कि पिछली बार भी हमने कमिट किया था, हमारे पास पैसा नहीं था, हम कम कर पाए। क्या इस बार हम कर पाएंगे, ये वक्त बताएगा। जो डेफिसिट है वो 0.7% ऑफ जीडीपी है, वो डाउन हुआ है, ये अच्छी बात है। मीनिंग बोरोइंग फॉर इंटरेस्ट इज स्लोइंग। ले रहे हैं, ऐसा नहीं करें कि वो पॉजिटिव हो गया, कम उधार ले रहे हैं, लेकिन पहले से भी ज्यादा है वो ले रहे हैं। ग्रोथ रेट कम हुआ है। देन 8% जो रेवेन्यू है वो ग्रो कर रहा है एनुअली, इस बात को भी देखते हैं। एंड ग्रोथ इज बेटर इफ जीडीपी राइजेस फास्टर, वी विल एस्केप ट्रैप। इसका मतलब ये है कि हमें 8% से अगर हम नीचे ग्रो करेंगे तो हम डेट ट्रैप में स्लिप सकते हैं, घुस सकते हैं, इसको हमें समझना हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, विचार अलग अलग है। आरबीआई का क्या कहना है, जो फॉर्मर गवर्नर है उनका ये कहना है कि डेट इज ए टाइम बॉम्ब इफ ग्लोबल इंटरेस्ट रेट राइजेस। कल को अगर अमेरिका का जो वहां पे बॉन्ड रेट है अगर वो बढ़ता है, कैपिटल भारत में नहीं आएगी, बाहर चली जाएगी, तो मुश्किलें खड़ी हो जाएगी। डेट सस्टेनेबिलिटी डिपेंड्स अपॉन प्रोडक्टिव स्पेंडिंग। जो हम उधार ले रहे हैं, क्या हम उसको डे टू डे खर्चे में डाल रहे हैं, सब्सिडी में डाल रहे हैं, या हम उससे फ्यूचर की ग्रोथ के लिए फाउंडेशन डाल रहे हैं, ये हमें समझना होगा। आईएमएफ की रिपोर्ट कहती है इंडियाज डेट इज सस्टेनेबल बट रिस्क रिमेन्स। रिस्क रिमेन्स, इसका मतलब अगर हमने रिस्क मैनेजमेंट में कमजोरी करी तो हमारे लिए खतरा हो सकता है। और हिंदुस्तान में रिस्क मिटिगेशन के लिए हमने कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं बनाए हैं। इसकी चर्चा मैं डिटेल में करूंगा कि किस तरह से हमने भारत के अंदर रिस्क मिटिगेशन को लेकर पॉलिसीज नहीं बनाई हैं। हम सिर्फ रिस्क की बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल रिस्क की, कि भारत सरकार मैनेज कर लेगी, ट्रंप से बात हो जाएगा, एफटीए साइन हो जाएंगे, इससे रिस्क मैनेज नहीं होता है। आपको इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, हेजिंग टूल्स चाहिए, तभी आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट आएगा और रिस्क मैनेज होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ऑपोजिशन का काम है क्रिटिसाइज करना। उन्होंने कहा कि वी आर मॉर्टगेजिंग चिल्ड्रंस फॉर फ्यूचर। अब रास्ता क्या है? रास्ता बहुत सिंपल है। अक्सर आप लोग कहते हैं कि आप रास्ता नहीं बताते, सजेशन नहीं देते, वो मैं दे रहा हूं। बूस्ट टैक्स कंप्लायंसेस। आपको अपने टैक्स पेयर्स का बेस बढ़ाना होगा। हमने तो टैक्स पेयर का बेस श्रिंक किया है। जब हमने 12 लाख करोड़, 12,000 मतलब साल का 12 लाख अगर इनकम है तो वो इनकम टैक्स नेट से बाहर है। हमने बेस को श्रिंक किया है, एक्सपेंड नहीं किया। चलिए मान लेते हैं 12 लाख सही एकड़ है, उसको हम ट्रैक नीचे नहीं लाते। इनकम तो बढ़ाएं ताकि लोग 12 लाख से आगे निकल जाए और टैक्स देने लग जाए। 1 लाख रुपए अगर आम आदमी की इनकम हो जाए तो हमारा टैक्स बेस बढ़ सकता है। हम उसके लिए क्या कर रहे हैं, ये हमें समझना। प्राइवेटाइज लॉस मेकिंग पीएसयूज, क्योंकि आप घाटे के लिए उन पर खर्चा करते रहते हैं, उनको डिसइन्वेस्ट करिए, दे दीजिए उन लोगों को जो ढंग से चला सके, ताकि आपका खर्चा बच जाए। जैसे हमने इंडियन एयरलाइंस के लिए किया। मुझे लगता है बीएसएनएल को भी प्राइवेटाइज कर देना चाहिए।
ऐसे बहुत सारे सरकारी डिपार्टमेंट हैं, डीटीसी की बसेस हैं, आप इनको क्यों नहीं प्राइवेटाइज करते? आप एक फॉर्मूला बना सकते हैं प्राइवेट एंटरप्रेन्योर के साथ कि बसें आप चलाएंगे, लेकिन जिनके पास बीपीएल कार्ड है आप उनसे टिकट नहीं लेंगे। आप ये कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं कर रहे हैं। क्यों? राजनीति है। टारगेट सब्सिडी इज बेटर। हम सब्सिडी ले रहे हैं, हम कहां खर्चा कर रहे हैं, उसकी अकाउंटेबिलिटी क्या है, उससे रिटर्न क्या मिल रहा है, ये बैलेंस शीट बनाना जरूरी है। एंड ग्रो फास्टर देन द डेट। हम क्या कर रहे हैं? डेट बढ़ रहा है, उस हिसाब से हमारी मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट्स और जॉब क्रिएशन नहीं हो रहा है। हम कंजम्पशन में उस पैसे को लगा रहे हैं, ये खतरा है। इसीलिए हमें अपने हर मंत्रालय को टारगेट देना पड़ेगा। अभी क्या हो रहा है, सारी जिम्मेवारियां हैं प्रधानमंत्री के ऊपर कि मोदी जी करेंगे, पीएमओ करेगा। कोई भी मंत्रालय अपनी मंथली बैलेंस शीट क्यों नहीं बताता कि कितने एग्रीमेंट साइन हुए, उनके कौन कौन से डिपार्टमेंट ने कितना एक्सपोर्ट किया, कितने जॉब क्रिएट किए। अगर हर मंत्रालय को मंथली रिपोर्ट जारी करने के लिए पीएमओ आदेश दे दे तो आप देखेंगे सुधार होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि कितने बार महीनों में बोलेंगे वो कि साहब हम कुछ नहीं कर पाए। इससे वहां के जो अधिकारी हैं और जो मंत्री हैं उन पे सवाल खड़े होंगे, मजबूरी में उनको काम करना होगा। अभी क्योंकि कोई पूछ नहीं रहा, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, इसलिए रिजल्ट नहीं है। तो क्या हम अकाउंटेबिलिटी फिक्स करेंगे? सवाल ही है। तो कुल मिला के क्या है, इज इंडिया ट्रैप्ड इन ए डेट साइकिल? अगर हां, आप कहेंगे कि कैसे? आप बोलेंगे अगर हमने जो उधार लिया उसका सही उपयोग नहीं किया और अगले साल और उधार लिया, जब तक हमारा ब्याज और हमारा उधार लेने का सिलसिला मिसमैच है, अगर हमारा मान लीजिए ब्याज है 14 लाख करोड़ रुपए और हम उधार ले रहे हैं मान लीजिए 6 लाख करोड़, तो हम मान सकते हैं कि बाकी हमने 6 लाख लिया और बाकी हमने अपनी जेब से दिया। हमारा उधार है मान लीजिए 14 लाख और हम उधार बाजार से ले रहे हैं 16 लाख, तो 14 लाख तो सीधा का सीधा ब्याज में चला गया और 2 लाख रुपए जो हमने 2 लाख करोड़ रुपए जो एक्स्ट्रा लिए वो हम उसको खा गए। तो ये डेट ट्रैप है या नहीं है? सोचिएगा। अगर हम काम की बात करते हैं और 7% से ऊपर ग्रो करते हैं हर साल, तो हम इस डेट ट्रैप से बच जाएंगे, क्योंकि हमारी आमदनी बढ़ जाएगी, हम अपनी जेब से लोन भी चुका पाएंगे और ब्याज भी दे पाएंगे। और अगर हमारी ग्रोथ नहीं हुई तो हर साल ब्याज बढ़ेगा, लोन बढ़ेगा और थोड़ा 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 करते हम डेट ट्रैप की तरफ बढ़ते जाएंगे। ये बात हमें समझनी है। तो इसीलिए दोस्तों मेरा ये कहना है कि सरकार ने नीयत तो अच्छी बताई है, सब कुछ आंकड़े सही हैं, भाषण भी अच्छा है, रिजल्ट क्या है? पिछले साल का बजट उठाइए, इस साल का बजट उठाइए कि जो हमने कमिटमेंट किए थे, ना तो हम उतना रेवेन्यू जनरेट कर पाए, ना हम उतना कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर पाए, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं था। इस बार हम ऐसा क्या बदलेंगे कि परिस्थितियां बदलें? इसका मतलब फोकस हैज टू बी ऑन एग्जीक्यूशन, कि जो नीयतें बताई गई हैं कि हम ये सब करेंगे, क्या हम कर पाएंगे? सरकार को अंदर खुद सोचना होगा। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या भारत सरकार ने जो वादे किए हैं उसको वो पूरा कर पाएंगे? अगर उनको ये पूरा करना है तो आपके क्या सुझाव है? इसको समझना जरूर, क्योंकि हम कुछ भी बोलें, आज हम कह दें कि टैक्स कंसेशन सरकार ने नहीं दिया, किसान कहेगा सब्सिडी बढ़ाओ, कोई बोलेगा मनरेगा बढ़ाओ, कोई बोलेगा फ्री राशन बढ़ाओ, कोई बोलेगा बिजली फ्री करो, कोई बोलेगा दवाइयां फ्री करो। हम मांगने तो सब बैठे, लेकिन पैसा कहां से आएगा ये कोई नहीं बता। तो आपसे निवेदन है कि आप सजेस्ट करिए भारत सरकार कैसे रेवेन्यू कलेक्ट करे, कैसे रेवेन्यू बढ़ाए, ताकि हम उधार भी चुका सकें, ब्याज भी दे सकें और लोगों की जरूरतें भी पूरी कर सकें। आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। दिखाइए कि आप क्या रास्ता दिखा सकते हैं। इसीलिए मेरा यह कहना है कि आप इस तरह के जो मुद्दे हैं इनको सीरियसली लीजिए। हम इन पे और चर्चा करेंगे। आज तो पहला दिन था, एक एक करके जो महत्वपूर्ण आंकड़े हैं वो मैं आपके सामने लेके आऊंगा। इसीलिए निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर जरूर करिए, क्योंकि ये चर्चा जरूरी है, हमारी जिंदगी से संबंधित है, देश से संबंधित है।
इसलिए चर्चा जरूरी। आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।